अब स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3 फॉर चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, मनी के बारे में समझ लिया, बैंक के बारे में समझ लिया। पार्ट 3 में हम एंड में समझेंगे आरबीआई के बारे में, आरबीआई के कॉन्सेप्ट के बारे में, आरबीआई के क्या फंक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रेडिट समझेंगे और उसके बाद एक बहुत छोटा सा अच्छा कॉन्सेप्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप का समझेंगे। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बोला था, आरबीआई क्या होता है। आरबीआई सारे जो बैंक है इंडिया में उन सबका क्या है, माई बाप है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं, आरबीआई क्या करता है। आरबीआई करेंसी को इशू करता है, आरबीआई नोट्स को इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहली चीज़ क्या है, अब देखो नोट्स आपके घर में पेड़ पे तो उगते नहीं है, ना ही आप प्रिंटर से निकालते हो। तो आरबीआई क्या करता है, उन नोट्स को इशू करता है। जो 10-50 रुपए के जो नए नोट्स आप आज देख रहे हो, ये सब किसने इशू किए, ये आरबीआई इशू करता है, समझे। तो आरबीआई का पहला काम, आरबीआई इशूज द करेंसी नोट। सेकंड चीज आरबीआई क्या करता है, जैसे कि मैंने बोला आरबीआई सभी बैंक का हेड है। तो आरबीआई क्या करता है, सब छोटे छोटे बैंक्स की देखभाल करता है, यानी कि आरबीआई सुपरवाइजेस ऑल द बैंक्स इन इंडिया, है ना। इंडिया का ही तो करेगा, इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कहीं और का तो है नहीं। तो आरबीआई सुपरवाइजेस ऑल द अदर बैंक्स इन इंडिया। थर्ड फंक्शन क्या होता है, थर्ड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बैंक में जब हम कोई भी चीज़ डिपॉजिट करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैंक पूरा डिपॉजिट जो हमने किया है वो किसी बोरोवर को दे देती है। सपोज करो मैंने 10 रुपये डिपॉजिट किए, तो ऐसा नहीं है बैंक पूरे 10 रुपये जाके किसी बोरोवर को दे देगा या कोई बोरोवर पूरा 10 रुपये बैंक से ले जाएगा। बैंक को भी अपने पास कुछ रुपए रखने होते हैं, जिससे कल को अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े और मैं बैंक में जाऊँ निकालने के लिए, तो बैंक कम से कम मुझे वो पैसा वापस कर सके। मैंने बताया था ना डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जब भी आपको डिमांड लगे आप निकाल सकते हो वो डिपॉजिट। तो बैंक क्या करे, मेरी डिमांड के बेसिस पे वो पैसा मुझे विड्रॉ करा सके। अगर बैंक पूरा पैसा डिपॉजिट जो मैंने किया है वो बोरोवर को दे देगा, तो बैंक मुझे क्या देगा अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी। तो आरबीआई देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो बैंक्स हैं, छोटे छोटे बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, वो कैश बैलेंस मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, कि जो डिपॉजिटर आता है वो खाली हाथ ही वापस चला जाता है, उसको ऑन डिमांड कभी पैसे मिल ही नहीं पाते हैं। बेसिकली अगर आज की पॉलिसी को देखा जाए तो हर बैंक को बोला जाता है कि कम से कम 15% कैश बैलेंस तो आपको रखना ही चाहिए, जिससे कल को अगर कोई डिपॉजिटर आता है तो आप उसको पैसे दे सको। तो आरबीआई क्या करता है, हर बैंक को चेक करता है कि वो कैश बैलेंस को मेंटेन कर भी रहे हैं या नहीं। चौथा फंक्शन आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई देखता है कि कई ऐसे बैंक भी होते हैं, कई ऐसी ब्रांचेस भी होती हैं बैंक की, जो क्या करती है, अपने प्रॉफिट के लिए सिर्फ बिजनेसमैन को लोन देती हैं, सिर्फ ट्रेडर्स को लोन देती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यापारियों को लोन देती हैं, और छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको इग्नोर कर देती हैं कोई भी रीजन देके। तो आरबीआई चेक करता है कहीं किसी बैंक में ऐसा तो नहीं हो रहा कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दिए जा रहे हैं और ट्रेडर्स को लोन मिल ही नहीं रहे, और सॉरी स्मॉल फार्मर्स को लोन मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो आरबीआई ये भी कॉन्स्टेंटली चेक करता रहता है। फिफ्थ फंक्शन होता है आरबीआई का। देखो मैंने बोला आरबीआई सबका हेड है, तो आरबीआई इन सबको कैसे चेक करता है, ऐसे तो है नहीं आरबीआई हर बैंक में जाकर देखता है हर महीने क्या चल रहा है। होता क्या है, हर बैंक को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है पीरियोडिकली, यानी कि टाइम टू टाइम हर बैंक को एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है आरबीआई को, जिसमें हर बैंक बताता है कि उनके पास कितना कैश है, कितना कैश बैलेंस है, कितना वो लोन दिया है उन्होंने, कितने रेट पर दिया है, किनको दिया है, कितने टाइम बाद वापस आएगा। तो ये सारी रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है और हर बैंक को ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है पीरियोडिकली। तो आरबीआई के बेसिकली क्या फंक्शन है, आरबीआई सबका हेड होता है, करेंसी को इशू करता है। आरबीआई सारे बैंक को सुपरवाइज करता है, देखता है कोई गलत प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है। आरबीआई चेक करता है कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि लोन सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही मिल रहा हो प्रॉफिट के लिए, स्मॉल फार्मर्स को इग्नोर किया जा रहा हो। और पीरियोडिकली कहता है कि हर बैंक को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है आरबीआई को, जिससे आरबीआई देख सके कि किसको कितना लोन दिया गया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया। तो आरबीआई का तो सिंपल है, ये 5-6 फंक्शंस है। तो बेसिकली चलते हैं अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, टाइप्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट दो टाइप्स का होता है, फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट। सपोज करो जब आप कहीं अपनी जॉब पर जाते हो तो आप फॉर्मली ड्रेस्ड रहते हो, है ना, या फिर आप जब स्कूल जाते हो तो एक फॉर्मली ड्रेस्ड यूनिफॉर्म में जाते हो, जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उस फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाते हो। लेकिन अगर आप एक शादी में जाते हो तो आप इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करते हो, आपको जो मन में आता है आप वो पहन के जाते हो, जो आपको अच्छा लगता है। इन अ सिमिलर वे फॉर्मल क्रेडिट का मतलब है जहाँ पर आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़े। जैसे आप बैंक में जाते हो तो आपको कोई चीज़ चाहिए तो बैंक वाले बोलेंगे हाँ ठीक है पहले इस पेपर को भरो, उसके बाद बोलेंगे चलो ठीक है वरना आधार कार्ड दो, ये वो बोलेंगे। लेकिन आप इनफॉर्मल सेक्टर में जाओगे किसी प्रधान के पास, किसी साहूकार के पास, किसी अपने दोस्त के पास, तो वो आपको ये थोड़ी ना बोलेगा भाई पहले अपना आधार कार्ड दे, अपना पैन कार्ड दे, तभी तेरे को लोन दूंगा या तभी तेरे को क्रेडिट दूंगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा।
तो फॉर्मल क्रेडिट वो क्रेडिट होता है, एक सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, बट इस तरीके से मैं समझता था। फॉर्मल क्रेडिट वो क्रेडिट है जहां पर आपको फॉर्मेलिटीज लगे। इनफॉर्मल क्रेडिट वो क्रेडिट है जहां पर आपको फॉर्मेलिटीज ना लगे एज कंपेयर टू फॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, आप इनफॉर्मल क्रेडिट में अपने भाई या किसी रिश्तेदार या किसी प्रधान या किसी साहूकार से लोन मांगोगे, वो आपको ये नहीं बोलेगा अपना आधार कार्ड दो या फिर ये करो, है ना, वो आपको इतना नहीं बोलेगा, इतना पेपर वर्क नहीं बोलेगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है। तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में फॉर्मेलिटीज है, इनफॉर्मल में नहीं है, बट ये डिफरेंस नहीं है, ये सिंपली आपको समझने के लिए एक तरीका है। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हो या किसी लीगल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो जिसमें आप प्रॉपर पेपर वर्क करते हो, तो वो कहा जाता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। यानी कि आप एक बैंक से लोन लिया तो हम बोलेंगे आपने कैसा क्रेडिट लिया, आपने फॉर्मल क्रेडिट लिया। लेकिन जब आप किसी अपने रिश्तेदार से, किसी भाई से, चाचा चाची, मामा मामी या साहूकार से, प्रधान से लोन लेते हो, तो हम नहीं बोलेंगे फॉर्मल है, तब हम बोलेंगे वो इनफॉर्मल क्रेडिट है। तो सिंपली जितने भी आप क्रेडिट लेते हो जो आप बैंक से नहीं ले रहे हो, किसी एक लीगल इंस्टीट्यूशन से नहीं ले रहे हो, उन सब क्रेडिट को हम कहाँ पर रखते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। अब देखो आरबीआई जो है, हमने बोला था सभी बैंक का हेड है, तो अगर आप फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लोगे तो उन सब चीज़ों को सुपरवाइज करने के लिए कौन है कि कहीं बैंक कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, आरबीआई है। यानी कि फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई सुपरवाइज करता है बैंक की हर एक एक्टिविटी को, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है। जो साहूकार आपको लोन दे रहा है वही खुद का सुपरवाइज है, वही खुद का सुपरवाइजर है, वही खुद का सुपरविजन देगा, है ना, वही वही खुद में सब कुछ हो जाता है और आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, बैंक की एक्टिविटीज को, लोन एक्टिविटीज को, कि वो आपको कैसे लोन दे रही है, उसको सुपरवाइज करने के लिए एक आरबीआई है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में सुपरवाइज करने के लिए कोई भी नहीं है। थर्ड थिंग, बैंक में अगर आप जाओगे तो हर अमाउंट के लिए एक इंटरेस्ट रेट फिक्स कर रखा है। अगर आपको 10 रुपये चाहिए तो 3%, 20 रुपये चाहिए तो 5%, ऐसे हर अमाउंट के लिए एक फिक्स इंटरेस्ट रेट है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, वो चाहे तो बड़े से बड़ा, हाई से हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हो, कम से कम। सपोज करो आप 10 रुपये लेने गए, उन्होंने 100% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया कि आपको 10 रुपये जब देने आओगे तो आपको 20% देना है। सिंपल है, वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर किसी की रोक टोक नहीं है। उन्होंने 20% कर दिया, 30% कर दिया, इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया कि जितना आपने लोन लिया है उससे ज़्यादा आप उन्हें वापस करने आ रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा आप उन्हें वापस करने आ रहे हो। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया कि आपकी जो अर्निंग है वो उस लोन से ही कम हो जा रही है, आप चाहे जितनी मेहनत करते हो। और ये भी हो सकता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में आप पे कोई इंटरेस्ट ही ना आए। अगर आप किसी अपने खास दोस्त से लेते हो तो वो बोलता है यार इंटरेस्ट मत दियो, तो बस पैसे वापस कर दियो, वो यही बोलेगा ना। तो दोनों केसेस हो सकते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम भी हो सकता है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में हर अमाउंट पर एक इंटरेस्ट रेट फिक्स है, तो उसकी आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं है। फोर्थ थिंग, अगर कोई बैंक आपके साथ एक इलीगल प्रैक्टिस करता है या अनफेयर प्रैक्टिस करता है आपको अपने झांसे में फंसाने की, या सपोज करो आपने उनका लोन वापस कर दिया तब भी आपको पेपर वर्क में फंसा के आपका कोलेट्रल हड़पने की, आपने जो गिरवी रखता है उसको हड़पने की, तो इसको रोकने के लिए आपके पास आरबीआई है, या आप लीगली जा सकते हो कोर्ट में कि देखो मैंने ये पूरा कर दिया तब भी मुझे कोई फंसा रहा है। मतलब इस केस में बैंक को रोकने के लिए कोई ना कोई ज़रूर होगा। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लेंडर जिसने आपको लोन दिया है वो अनफेयर प्रैक्टिस करता है तो उसको रोकने के लिए कोई होगा। क्यों? क्योंकि वो जो लेंडर है वो अपनी मर्जी का मालिक होगा। सपोज करो आपने जिससे पैसे लिए हैं और आपको थोड़ा डिले हो गया पैसे देने में, वो आपके घर आके गुंडागर्दी करने लगे, तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। उल्टा सब लोग आसपास के आपको यही बोलेंगे क्या ज़रूरत थी पैसे लेने की जब वापस नहीं कर सकते थे, सब यही बोलेंगे ना। तो फॉर्मल सेक्टर में कोई रोक टोक के लिए होता है। अगर आप कुछ गलत कर रहा है बैंक, तो उसको रोकने के लिए आरबीआई है या लॉ है, कानून है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं है कि लेंडर ने अगर कुछ लिया है, माना पुलिस तो है, बट गलती तो आप ही की मानी जाएगी ना, आपने पैसा क्यों लिया अगर आप वापस नहीं कर सकते थे। तो इनफॉर्मल सेक्टर में अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस होती है, इलीगल प्रैक्टिस होती है, तो रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट के डिफरेंसेस का। ये याद करके जाना है आपको डिफरेंसेस, बेसिकली समझ लो, याद अपने आप हो जाएंगे, याद की टेंशन मत लेना, ठीक है। तो समझ लो इन सारी चीज़ों को, विद एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे। अब चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। बट सेल्फ हेल्प ग्रुप से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे कि किसको क्या मिलता है, कौन से लोगों को कौन सा क्रेडिट मिलता है,
तो आप पाओगे जो गरीब लोग हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको आज भी सही तरीके से फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। वो आज भी इनफॉर्मल क्रेडिट में बिलीव करते हैं। वो आज भी किसी प्रधान साहूकार से, किसी बड़े व्यापारी से लोन ले रहे हैं जो उनको हैरेस कर रहा है, जो उनको हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करके हैरेस कर रहा है। बट ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा है? उसके बेसिकली 3 रीजन हो सकता है। पहला रीजन अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे पहला होना चाहिए वो है लैक ऑफ एजुकेशन। अगर आप इंडिया में देखोगे जो बहुत पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर इनफॉर्मल क्रेडिट बहुत ज़्यादा लिया जाता है, तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो एजुकेटेड नहीं है। उनके पास एजुकेशन लिटरेसी रेट वहाँ की बिल्कुल कम है। तो उनको क्या लगता है कि अगर वो बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। उनको लगता है बैंक में जाना उनके लिए झंझट है, इसलिए वो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और चाहे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज हो या लो, वो इनफॉर्मल तरीके से ही क्रेडिट को लेते हैं। दूसरा जो तरीका जिसको मैं दूसरे नंबर पर रखूंगा वो है लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लोगों के पास, जो बहुत पिछड़े इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं। लोगों के पास आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनके पास उनका खुद का आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, जो एक कंपलसरी चीज़ है जब आप लोन लेने जाते हो। तो लैक ऑफ डॉक्यूमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग फॉर्मल क्रेडिट लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से ले रहे हैं। क्योंकि इनफॉर्मल में आपसे कोई नहीं पूछेगा आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कई लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास कोलेट्रल है ही नहीं, उनके पास कुछ गिरवी रखने को है ही नहीं। तो बैंक जब उनसे बोलता है कोलेट्रल आप क्या रखोगे, तो वो बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है गिरवी रखने को, अगर आप दे सकते हो लोन तो दे दो। तो बैंक तो ऐसे में मना ही कर देगा। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जब वो किसी से लोन लेते हैं तो जनरली क्या होता है, आप उसी से लोन लोगे जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हो, तो वो आपको लोन दे देता है विदाउट एनी कोलेट्रल। अब कई लोग बोलेंगे ये चीज़ तो बढ़िया है, विदाउट एनी कोलेट्रल लोन मिल गया, लेकिन अगर आप ये भी तो देखो ना कि कितना हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रहा है वो लोन। तो बेसिकली 3 जो मेन प्रॉब्लम है जो मेरे अकॉर्डिंग, जिनको मैंने नंबर प्रायोरिटी वाइज रखा है, पहला नंबर है लैक ऑफ एजुकेशन, दूसरा नंबर है लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स और तीसरा है लैक ऑफ कोलेट्रल। तो इन सभी प्रॉब्लम का समाधान एक बेसिक सी चीज़ है, अवेयरनेस। अवेयरनेस जितनी ज़्यादा फैलेगी, जितना हम पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं, हम देखते हैं इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर, अगर यही होर्डिंग एक बैंक की लोन एक्टिविटीज़ को लेकर लगने लगे तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। ये जो फॉर्मल क्रेडिट है ये हर गरीब इंसान तक पहुंच सकता है, वो इसको ले सकता है, फॉर्मल तरीके से लोन ले सकता है। क्योंकि फॉर्मल लोन लेने में उसे फ़ायदा है ना। क्योंकि अगर आप बैंक से थोड़ा डिले भी कर देते हो तो बैंक आपको बोलता है ठीक है डिले हो रहा है, आप 6 महीने बाद दे देना, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में डिले कर देते हो तो हो सकता है आपके साथ गुंडागर्दी हो जाए, छीना झपटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अवेयरनेस चलाई जाए और बैंक अपने आप को थोड़ा और एक्सपेंड करें इन द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़रूरी तरीका है। आज भी कई ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर बैंक नहीं पहुँच पाए हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं पहुँच पाए हैं, तो बैंक अपने आप को एक्सपेंड करें इन द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया सो दैट everyone could get access to the banking facilities। और थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशन भी लोगों को दी जाए, नॉलेज भी दी जाए बैंकिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसी तरीके से हम खुद ही, अगर हमें कोई मिलता है ग्रामीण तरीके वाला लोग, तो उसको उसी की भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए कि देखो बैंक से लोगे तो ये फ़ायदा है, ये घाटा है ना, तो वो और अच्छे से समझेगा। तो एक सिंपल उसका तरीका है, सॉल्यूशन है कि अवेयरनेस फैलाई जाए और बैंक को और एक्सपेंशन की ज़रूरत है इन द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब चलते हैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो भी एक सॉल्यूशन की तरह ही है। अगर आप फॉर्मल क्रेडिट नहीं ले पा रहे हो, अगर आपके अंदर लैक ऑफ एजुकेशन है, अगर आप लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, लैक ऑफ कोलेट्रल है, तो क्या किया जाए, आप अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, आइए समझते हैं। बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है स्वयं सहायता समूह, खुद की सहायता, खुद की हेल्प करने वाले ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है ये जो ग्रुप्स होते हैं ये 20-25 या 15-20 लोगों का ग्रुप होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी सेविंग्स को एक साथ सेव करते हैं। सपोज करो अगर मैं आपको बोलूँ आपको सेविंग करनी है 1 महीने के लिए, और मैं बोलूँ एक और को कि आप 5 लोगों को मिलकर सेविंग करनी है, तो किसकी सेविंग ज़्यादा बनेगी, उन लोगों की जो 5 है या उनकी जो 1 है, उन लोगों की जो 5 है। क्यों, क्योंकि वो मिलकर सेव करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। यहाँ पर मिलकर सेविंग कराई जाती है छोटे फार्मर्स की, और ये जो सेविंग्स होती है ये डिपेंड करती है उनकी कैपेबिलिटी पे। अगर मान लीजिए 20-25 लोगों का ग्रुप है तो कोई इंसान ऐसा भी होगा जो 100 रुपये सेव कर रहा होगा एक दिन में, कोई ऐसा भी होगा जो 10-15 रुपये ही कर रहा होगा। इट डिपेंड्स ऑन देयर कैपेबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन देयर वर्क।
कि उनको क्या काम करने को मिल रहा है, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी सिचुएशन है। तो पहली चीज़ क्या है इसमें पॉइंट, कि एक ग्रुप है 20-25 लोगों का जो एक साथ आते हैं, रोज रेगुलरली मीटिंग करते हैं और रेगुलरली पैसे सेव करते हैं। और कैसे सेव करते हैं, कितना सेव करते हैं, तो जो वो पैसे सेव करते हैं इट डिपेंड्स ऑन देयर कैपेबिलिटी। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अब मैंने आपको बोला ये एक सॉल्यूशन है। ये एक सॉल्यूशन किस तरीके से है, अगर आप मान लीजिए आपको लोन लेना है, आप अनएजुकेटेड हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, आपके पास कोलेट्रल भी नहीं है, ऑल फाइन अगर आपके पास एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ उसको समझो। अगर आपके पास एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मान लीजिए 15-20 लोगों का ग्रुप है और आप उस ग्रुप के मेंबर हो, तो आप अपनी ग्रुप की सेविंग्स में से ही लोन ले सकते हो। और अगर आप अपनी ग्रुप की सेविंग्स में से ही लोन लोगे तो ऑब्वियस है, लोग आपको जानते हैं, आपका ग्रुप है वो, तो आपको एक लो इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा और कोई आपसे कोलेट्रल नहीं मांगेगा, कोई आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि आप उस ग्रुप के सदस्य हो, आप भी तो सेविंग्स करते हो। तो अगर आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करते हो तो आपके पास मौका होता है उसमें रेगुलर सेविंग्स करके, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर लोन लेने की, तो आप उससे लोन ले सकते हो एट अ लो इंटरेस्ट रेट। उसके बाद बैंक भी इन लोगों को एक अच्छा एडवांटेज देता है। बैंक कहता है अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप मान लीजिए ABC है, अगर वो रेगुलर 2 साल तक सेविंग्स करता रहे तो वो एलिजिबल हो जाएगा बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए। यानी कि वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा बैंक से लोन ऑब्टेन करने के लिए। बैंक उस ग्रुप को लोन देगा उनके ग्रुप के नाम पर। सपोज करो उनके ग्रुप का नाम है ABC, तो बैंक ABC के नाम पर उनको लोन देगा। अब आप में से कई लोग पूछोगे बैंक एक ग्रुप को लोन क्यों देगा, बैंक को क्या फायदा है? बेसिकली बैंक क्या बोलता है कि अगर हम एक ग्रुप को लोन दे रहे हैं और वो ग्रुप हमको लोन रीपे नहीं कर पाया, तो इसकी जो जिम्मेदारी है, इसके जो कंसिक्वेंसेस है, नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, ये पूरा ग्रुप भुगतेगा। तो जनरली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे आती है, हम सबको पता है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे आती है और सब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना जानते हैं, तो वो काम जो है वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। यही बैंक कहता है कि अगर हम एक ग्रुप को लोन देते हैं तो पूरे ग्रुप के हर सदस्य को पता होता है कि अगर हमने लोन वापस नहीं किया तो इसके कंसिक्वेंसेस का रिजल्ट सबको भुगतना पड़ेगा। तो जनरली ऐसा होता है कि लोन वापस आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग उसमें मिलकर काम करते हैं रीपे करने के लिए, सारे लोग उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं उस लोन को रीपे करने के लिए। तो 99% ऑफ द केसेस में बैंक जो लोन देता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, वो वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उस ग्रुप के सभी सदस्य यानी कि उस ग्रुप के सभी मेंबर्स होते हैं। तो सिंपली कहें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, एक सॉल्यूशन है जो सॉल्व करता है कौन सी प्रॉब्लम को, लैक ऑफ एजुकेशन को, लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स को और लैक ऑफ कोलेट्रल को। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जब तक बैंक्स नहीं पहुंचे इन एरियाज में, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत हेल्प कर रहा है रूरल एरियाज के, ग्रामीण एरियाज के लोगों को, छोटे छोटे लोगों को सेविंग्स करने में, कभी भी ज़रूरत पड़े तो लोन लेने में। कई बार आप अगर किसी ग्रामीण इलाके में जाओगे तो आपने देखा होगा कि 15-20 लोग मिलकर एक ट्रैक्टर लेते हैं। तो वो कैसे ले लेते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद फिर वो सबकी ज़रूरतें देख के कि सबको एक ट्रैक्टर की ज़रूरत है तो वो एक ट्रैक्टर ले लेते हैं। तो अगर 20 लोग मिलकर एक ट्रैक्टर लेंगे तो वो आसान चीज़ है, बजाय इसके कि कोई एक इंसान वो ट्रैक्टर ले, क्योंकि छोटे छोटे लोग ही तो हैं सब। सेल्फ हेल्प ग्रुप जनरली वही लोग तो बनाएंगे जिनकी सेविंग्स कम कम होगी, तो वो ग्रुप बना के अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, एक सॉल्यूशन है फॉर द प्रॉब्लम्स लैक ऑफ एजुकेशन इन रूरल पुअर्स, लैक ऑफ कोलेट्रल, लैक ऑफ व्हाट, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो यहाँ तो खत्म होता है हमारा पार्ट 3 फॉर द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। अब सम अप करते हैं हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है। हमने मनी के बारे में पढ़ा है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ा है, क्रेडिट के बारे में पढ़ा है, क्रेडिट अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा है, बैंक और बैंक की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा है, और एट द एंड हमने एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है जो था सेल्फ हेल्प ग्रुप का, स्वयं सेवा समूह। अगर आप भी एक टीनेजर हो तो आप भी अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हो 3-4 लोगों के साथ या 5-6 लोगों के साथ। और अगर आपकी कोई कॉमन ज़रूरतें हो तो उसको पूरा कर सकते हो अपनी रेगुलर सेविंग्स के साथ। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमने बहुत कुछ सीखा, आगे आने वाले चैप्टर से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। एंड NCERT की रीडिंग ज़रूर कर लेना इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो। और इस चैप्टर की जो नोट्स हैं इस बार बड़े ही अच्छे तरीके से आएंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, यानी कि बायलिंगुअल होंगे। तो नथिंग टू वरी, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश, दोनों को बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।